नौवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इतिहास विषय के पाठ 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, आज इस पाठ के शेष सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 1 अंक के होंगे, आज उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस भाग के अंदर हम नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण यानी कि पूरे वर्ल्ड के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण था, अलग अलग विचारों के लोगों के बारे में क्या दृष्टिकोण था, और इसके साथ ही इन्होंने जो लोकतंत्र का ध्वंस किया था यानी कि लोकतंत्र को नष्ट किया था जर्मनी के अंदर, इन सभी परिस्थितियों के साथ साथ फिर लोकतंत्र बल्कि जर्मनी के अंदर पुनर्निर्माण उसको कैसे उद्घाटित किया था। और इसके बाद में यहाँ आप देख रहे होंगे कि नकली कल्पना लोक यानी कि यूटोपिया के सहारे कैसे हिटलर ने एक नया जर्मनी बनाने की कोशिश की। और उसके बाद यदि आप नीचे देखेंगे तो ये वो गैस चैम्बर हैं जिनके द्वारा यहूदियों को यातनाएं दी गई थी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के पाठ के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और साथ ही ये सभी के सभी प्रश्न पाठ्य पुस्तक आधारित हैं। तो शुरू करते हैं। जी, ऊपर आप ये लिखा हुआ है कि पार्ट 3, पहले 2 पार्ट हम इसके कर चुके हैं। तो इसके बाद पार्ट 3 में 35 नंबर प्रश्न है कि अभिव्यक्ति प्रेस सभा नागरिक अधिकारों को किस अध्यादेश के द्वारा अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर दिया गया था। तो वो कौन सा अध्यादेश था बच्चों? तो वह अध्यादेश का नाम था फायर डिक्री यानी कि अग्नि अध्यादेश। अगला प्रश्न, जर्मन संसद में भयंकर अग्निकांड जो हुआ था वह कब हुआ था? तो जर्मन संसद के अंदर जो भयंकर अग्निकांड हुआ था वह हुआ था बच्चों फरवरी 1933 में, और हिटलर के चांसलर बनने के तुरंत बाद। हिटलर चांसलर बना जनवरी के अंदर और फरवरी के अंदर ये अग्निकांड हुआ। यहाँ बताते चलें कि जर्मन संसद को क्या बोलते हैं? राइखस्टाग। अगला प्रश्न, कंसंट्रेशन कैंपों के जरिए कितने प्रकार के लोगों को यातनाएं दे करके मारा गया? कुल कितने तरह के लोगों को? तो कुल मिला के 52 किस्म के लोगों को यातनाओं के द्वारा कंसंट्रेशन कैंपों में मारा गया था। अगला प्रश्न है, किस कानून के द्वारा जर्मनी देश के अंदर हिटलर ने तानाशाही शासन की शुरुआत की थी? तो कौन सा कानून था? तो यह कानून था बच्चों 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम, या जिसको कहेंगे इनेबलिंग एक्ट। अगला प्रश्न, गैस्तापो यह क्या था? तो गैस्तापो जो बच्चों यह एक गुप्तचर राज्य का गुप्तचर संगठन था जो बिना किसी अपराध के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल में डाल सकता था। अगला प्रश्न, कंसंट्रेशन कैंप क्या थे? तो कंसंट्रेशन कैंप एक जगह थी, एक ऐसी जगह जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए कैद में रखा जा सकता था और वहां यातनाएं दी जाती थी। और बड़ी हैरानी की बात थी कि जितने भी कंसंट्रेशन कैंप थे उनके चारों तरफ बिजली के करंट वाले तार छोड़े गए थे ताकि कोई इन कंसंट्रेशन कैंप से बाहर ना जा सके। अगला प्रश्न, जर्मन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का नाम बताओ। कौन था जर्मन का प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिसने जर्मन की कायाकल्प करने की सोची थी? तो उसका नाम था हाल्मर शाख्त। अगला प्रश्न है कि जर्मन के प्रसिद्ध सुपर हाईवे तथा फोक्सवैगन कार कंपनी किसकी देन है, यानी कि किस व्यक्ति की देन है? तो ये दोनों बच्चों देन है उसी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री की, यानी कि फोक्सवैगन
कंपनी जिसने बनाई थी, यानी कि वो आदमी का नाम था अर्थशास्त्री का हाल्मर शाफ्ट। अगला प्रश्न, एक जन एक साम्राज्य एक नेता का नारा किसने दिया? तो जर्मनी के अंदर यह नारा दिया था बच्चों हिटलर ने। अगला प्रश्न, हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण जो किया था, यह आक्रमण कब किया? तो हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण किया था बच्चों सितंबर 1939 के अंदर, सितंबर 1939 के अंदर। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संधि कब और किसके बीच हुई? ये काफ़ी नाटकीय घटनाक्रम के अंदर हुई और इस संधि के बाद दूसरा विश्व युद्ध अवश्यंभावी हो चुका था। तो त्रिपक्षीय संधि जो बच्चे हुई थी किस किस के बीच में, तो इसको आसान भाषा में JJI, पिछले पार्ट के अंदर हमने इसको थोड़ा सा उल्लेखित किया था, यानी कि कौन कौन से देश, जर्मनी, जापान और इटली, और ये कब हुई थी? सितंबर 1940 के अंदर। अगला प्रश्न, लाल सेना का संबंध किस देश से है? तो लाल सेना का संबंध है बच्चों रूस से, यानी कि सोवियत संघ की सेना को लाल सेना कहा जाता था। अगला प्रश्न, हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी किसे कहेंगे? तो हिटलर की जो ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी वह थी बच्चों रूस के ऊपर आक्रमण करना। उसने जो रूस के ऊपर आक्रमण किया था यह उसकी ऐतिहासिक भूल थी, ऐतिहासिक कमी थी। अगला प्रश्न, पर्ल हार्बर जो बंदरगाह है वह किस देश की बंदरगाह है? यह आपका 48 नंबर क्वेश्चन है। एक सेकंड, यस बिल्कुल। तो 48 क्वेश्चन पे आए हम, जिसका शीर्षक है कि पर्ल हार्बर किस देश की बंदरगाह है? तो यह अमेरिका देश की बंदरगाह है। पर्ल हार्बर पर किसने बमबारी शुरू कर दी? तो पर्ल हार्बर बंदरगाह के ऊपर जापान ने बमबारी शुरू कर दी थी, यानी कि उधर से जापान और इधर से जर्मनी लगातार तानाशाही शक्तियां बहुत तेजी से उभर रही थी और जो दूसरे विश्व युद्ध को और ज़्यादा घातक बनाते जा रही थी। अगला प्रश्न, दूसरा विश्व युद्ध ये कब समाप्त हुआ? तो दूसरा विश्व युद्ध बच्चों समाप्त हुआ हिटलर की पराजय, इधर तो हिटलर की पराजय हुई और उधर जर्मनी, इधर तो जर्मनी में हिटलर की पराजय हुई और दूसरी तरफ पूर्व की दिशा हम चलें तो जापान के नगर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम का हमला हुआ। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, 6 अगस्त 1945, और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है। अगला प्रश्न, हिटलर की नस्लीय सोच किन विचारों से या किन विचारकों से प्रभावित है? यानी कि वो कौन आदमी थे जिनके विचारों से हिटलर की सोच, हिटलर की नस्लीय सोच प्रभावित थी? तो वह दो व्यक्ति कौन थे? तो उनमें से एक था चार्ल्स डार्विन और दूसरे थे हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, ये नाम याद रखना, इसका जिक्र बार बार आ सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों 52 नंबर प्रश्न। यस, ये प्रश्न उसी के बारे में जिसका जिक्र विचारक का हमने अभी किया था। प्रश्न 52 है, जो योग्य है वही बचेगा, यह विचार किसके थे? तो यह विचार बच्चों थे हर्बर्ट स्पेंसर के। हर्बर्ट स्पेंसर एक विचारक थे, उन्होंने यह विचार दिए थे और इन्हीं के जैसे विचारों से प्रभावित होकर के हिटलर ने जर्मनी के अंदर अपना शासन को शुरू किया था। अगला, हिटलर के अनुसार जर्मन में किसको रहने का हक है? तो हिटलर के अनुसार जर्मनी के अंदर केवल किनको? नॉर्डिक जर्मन आर्यों को रहने का ही अधिकार है। अगला प्रश्न, यूथनेजिया यह क्या था? यूथनेजिया का शाब्दिक अर्थ है, ये जर्मनी भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है दया मृत्यु। खास तौर से यह मृत्यु दंड दिया जाता था अपंगों को, अपाहिजों को, उनको मृत्यु दंड दिया जाता था जबरदस्ती, क्योंकि उनको नागरिक के लायक माना ही नहीं जाता था। अगला प्रश्न, घेटो ये क्या था? तो घेटो जो था बच्चों एक स्थान था, एक बस्ती थी जहां जबरन यहूदियों को, अश्वेतों को, जिप्सियों को रहने के लिए मजबूर किया जाता था और साथ ही जब यहूदी
यहूदियों को इन बस्तियों में लाया जाता था तो उससे पहले उनको अपने घर बार, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कंपनी, अपने उद्योग धंधों से भी हाथ धोना पड़ता था, यानी कि उनसे जबरन छीन लिए जाते थे। अगला प्रश्न, नाजियों ने किस देश में बड़े पैमाने पर गैस चैम्बर बनाए थे? किस देश में? तो वह देश था पोलैंड, जिसको जर्मनी ने अपने कब्जे में ले लिया था। अगला प्रश्न, पोलैंड के बुद्धिजीवियों को मौत के घाट उतारा गया। कहाँ उतारा गया? पोलैंड के जो बुद्धिजीवी थे उनको पोलैंड के अंदर उतारा गया। वो जगह, तो उस जगह का नाम रखा बच्चों जनरल गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट। और यह एक नाजियों के द्वारा संरक्षित इलाका था, नाजियों के द्वारा संरक्षित एक ठिकाना था। अगला प्रश्न, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, यह क्या था? तो नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास बच्चों एक काफ़ी दर्दनाक घटना आप कह सकते हैं इसको। नवंबर 1938 के अंदर, नवंबर 1938 के अंदर एक भयंकर नरसंहार हुआ जिसमें यहूदियों को बड़ी मात्रा में मारा गया, उनकी संपत्तियों को लूटा गया और उनके गिरजाघर, जिसको सिनेगाग कहा जाता है, उस सिनेगाग को जला दिया। इस घटना को इतिहास में नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा जाता है। अगला प्रश्न, युंग फोक, युंग फोक क्या है? तो जर्मनी के अंदर 10 साल तक के बच्चों को, 10 साल तक के बच्चों को जहां शिक्षा दी जाती थी, ऐसे स्कूलों को युंग फोक कहा जाता था। अगला प्रश्न, नाजी यूथ लीग का गठन कब हुआ? नाजी यूथ लीग का गठन बच्चों हुआ 1922 में, 1922 के अंदर। अगला प्रश्न, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, यह किसके विचार थे? तो बच्चों यह विचार थे हिटलर के। हिटलर ने माओ को विशेष वरीयता दी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62 यानी कि क्वेश्चन नंबर 62। अगला प्रश्न है कि सोने का तमगा यानी कि मेडल किस माँ को दिया जाता था? यानी कि ऐसी माँ को, यानी कि ऐसी महिला को जो 8, ये नोट करें, जो 8 या 8 से अधिक बच्चे पैदा करती थी, ऐसी माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। अगला प्रश्न, द एटर्नल ज्यू, ये क्या है? एटर्नल ज्यू ये क्या है? तो यह एक फिल्म थी बच्चों जिसमें यहूदियों से नफरत करने को लगातार प्रचारित किया गया कि जर्मनी के अंदर यहूदियों से नफरत की जाए, इसलिए यह फिल्म बनाई गई। और साथ ही इन यहूदियों को विदेशी एजेंट कह करके इस फिल्म में अपमानित किया गया। अगला प्रश्न, पादरी निमोलर ये कौन थे? पादरी निमोलर काफ़ी ये क्रांतिकारी कहे जा सकते हैं उस समय जर्मनी के अंदर, जब जर्मनी के अंदर कोई भी बोलने से मतलब डरता था, तो इन्होंने थोड़ी सी कोशिश करी थी बोलने की। तो पादरी निमोलर जो थे एक जर्मनी पादरी थे जो लगातार नाजी विचारों इनका विरोध करते थे कि भाई आप जिस तरह का जो दुर्दांत कार्रवाई कर रहे हैं वो बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। तो ऐसे विचारों को रखने वाले थे ये पादरी निमोलर। अगला प्रश्न, थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स किसकी पुस्तक है? थर्ड राइख ऑफ ड्रीम, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं शार्लट बेराट, शार्लट बेराट इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है होलोकास्ट यह क्या था? तो होलोकास्ट को हिंदी में बोलते हैं महाध्वंस, बहुत भयंकर आक्रमण, बहुत भयंकर घटना, विध्वंसकारी घटना। तो यहूदियों को तथा यहूदियों के साथ साथ जो भी अवांछित थे उन सभी को बड़े पैमाने पे मौत के घाट उतारने की घटना को होलोकास्ट कहा जाता था। शायद आप समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है कि 1939 में हिटलर को युद्ध रोकने की अपील किस व्यक्ति ने की थी? 1939 में, तो 1939 में
हिटलर को युद्ध रोकने की जो अपील की थी बच्चों, यह अपील की थी महात्मा गांधी ने। जो लास्ट इसका जो क्वेश्चन है इस भाग का, वह एक छोटी सी पंक्ति है, वह पंक्ति आपके सामने है। ध्यान से उन पंक्तियों को देखेंगे क्योंकि उन पंक्तियों में काफ़ी महत्वपूर्ण सार है। ये हैं वो पंक्तियाँ जिन्हें आप बिल्कुल आसानी से पढ़ें और इनका मीनिंग समझें। क्या कहा है कि पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए। कौन? नाजी लोग। मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैं कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट को ढूंढते आए। मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके, क्योंकि इस व्यक्ति ने भी इन बाकी लोगों के लिए खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटाई, इसीलिए अंततः यह भी मारा गया। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, जब कोई गलत बात होती है या कोई गलत तरह की गतिविधियां होती हैं तो हमें ऐसे समय में अपने समाज, अपने देश का साथ देना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का जो गलत गतिविधियों को अंजाम देता हो। तो प्रश्न यह है कि ये पंक्तियाँ किसने कही? तो यह पंक्तियाँ थी उसी पादरी की जिसका हमने प्रश्न के अंदर जिक्र किया था, और उस पादरी का नाम था पादरी निम्योलर, जो नात्सियों का लगातार विरोध करते थे। तो इसी के साथ इस पाठ का भाग 3 समाप्त होता है। आशा है आप सभी ने ध्यान से सुना होगा और इससे लाभान्वित अवश्य हुए होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इसी तरह की जो लाभकारी जो वीडियो हैं वो आपको मिल सके, जो ज्ञानवर्धक वीडियो हैं वो आपको मिल सके और आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें। धन्यवाद।